जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज के सेशन में आपके लिए एक सुपर प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जिसमें साथियों जीके, साइंस, हिंदी, व्याकरण के साथ साथ आज करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन शामिल होगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट में भले ही 50 क्वेश्चन है, लेकिन आपको जिस तरह से फुल डिस्कशन के साथ आज बताया जाएगा, अगर ऐसे देखा जाए तो 100 से भी अधिक प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का सेट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और जो भी साथी बिहार पुलिस का बैच परचेज नहीं कर सके थे, तो बैच अब क्लोज हो चुका है। ऑलरेडी जिन्होंने बैच ले रखा है उनको डेली क्लास का नोट्स मिल रहा है। जिन्होंने नहीं लिया था तो ये वाला बैच अब आपका आ चुका है। इसमें केवल आपको नोट्स मिलेगा, वीडियो इसमें नहीं मिलेगा, केवल नोट्स मिलेगा इस बैच में। इसको ज्वाइन कैसे करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर जरूर बताना है। तो देखिए, कुतुब मीनार की बात करें, इसका हम पूरा हिस्ट्री को जान लेते हैं ताकि इससे संबंधित एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे ना। तो कुतुब मीनार का जो नींव है वो किसने रखा था, सबसे पहले ये जानते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव को रखा था, लेकिन इसे पूरा नहीं करवा सका था क्योंकि 1210 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो पूरा किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दामाद था इल्तुतमिश। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो पूरा करवाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है, निर्माण के बाद बना था 5वीं मंजिल, तो 5वीं मंजिल का जो निर्माण किया था ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। एक व्यक्ति का नाम इसमें और आता है कि कुतुब मीनार जो है इसका सौंदर्यीकरण किसने किया था? तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार के जो ऊपरी मंजिल का निर्माण का श्रेय है वो तो फिरोज शाह तुगलक को जाता है, लेकिन इसका सौंदर्यीकरण किया था सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। एक नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था और इसे कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा अलाई दरवाज़ा, जिसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ पर खुला था? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सुपर प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो भारत में तांबा गलाने का जो आधुनिक कारखाना है ये सबसे पहले कहाँ पर खुला था? तो घाटशिला में। कहाँ पर खुला था? घाटशिला। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, घाटशिला। घाटशिला कहाँ पर है? तो झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, जमशेदपुर के पास जो पूर्वी सिंहभूम जिला है वहाँ पर स्थित है घाटशिला। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भारत का प्रथम कॉपर उद्योग की शुरुआत कब होती है? तो 1924 में। ठीक है, भारत का प्रथम कॉपर उद्योग की शुरुआत 1924 में घाटशिला में हुआ था, जिसका विस्तार 1930 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। कब? 1967 में। भारत में तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में पूछे कि तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? मध्य प्रदेश। और विश्व में सबसे बड़ा तांबा का उत्पादक देश पूछे वो कौन है? चिली। कौन है? चिली। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है?
सीधा आपके एग्जाम में छपेगा और प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है थ्योरी के साथ बताया जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो बिहार का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम है सुमेध। ये क्वेश्चन आपको एक बार बता चुके हैं, नाम क्या है? सुमेध। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा पूछे भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो मानव। ये जो बी ऑप्शन में मानव लिखा है ये भारत का क्या है? पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमैनॉइड रोबोट, नाम क्या है? मानव। अच्छा दुनिया की पहली AI ह्यूमैनॉइड रोबोट पूछे तो सऊदी अरब में है, नाम क्या है? सोफिया। यहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है आपको सब बता रहे हैं। दुनिया की पहली AI ह्यूमैनॉइड रोबोट कहाँ पर है? सऊदी अरब में है, नाम क्या है? सोफिया। नाम क्या है? सोफिया। अच्छा भारत का पहला AI ह्यूमैनॉइड शिक्षक रोबोट पूछे वो क्या है? आइरिस। देख सकते हैं सी ऑप्शन में आइरिस दिया हुआ है, ये क्या है? तो ये भारत का पहला AI ह्यूमैनॉइड शिक्षक रोबोट है जो कि केरल राज्य के द्वारा विकसित किया गया। व्योम मित्र क्या है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है व्योम मित्र को। ये भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। तो यहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता था आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है स्वीडन से मानी जाती है। कहाँ से? स्वीडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? और अगर आपको डेली क्लास का लिंक या फिर नोटिफिकेशन चाहिए तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपसे एक भी क्लास बिहार पुलिस से संबंधित मिस ना हो। तो स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत जो है महासागर नहीं है। क्या है? महासागर नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपसे पूछे पृथ्वी के उपलब्ध कुल जल संसाधनों में महासागर में कितना जल है? तो 96.5%। कितना है? 96.5%। और पृथ्वी पर उपलब्ध जल का मात्र कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? तो 2.5% से लेकर 3% के बीच, 2.5 से 3% तक जो जल है वो पीने लायक है पूरा पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। इसलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अच्छा वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? पहले था राजीव कुमार, लेकिन वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा ज्ञानेश कुमार। बदल चुका है, तो याद रखिएगा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। अच्छा एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं, तो उनका नाम क्या है वो भी जान लीजिए। तो पहला है सुखबीर सिंह संधू। नाम क्या है? सुखबीर सिंह संधू। और दूसरा क्या है? विवेक जोशी, जो कि वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त है। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में, ठीक है। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये आयोजित हो चुका है 20 मार्च से 25 मार्च तक, ठीक है। तो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप जो है बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए बिहार दिया हुआ है, ये फाइनल हो चुका है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? अब प्रैक्टिस सेट में आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन होगा, मैथ्स होगा, जीके, साइंस, सब कुछ होगा, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर क्लास को कीजिए क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो इसका सही जवाब है 1854 में। कहाँ पर? तो बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था। किसने किया था? तो कवास जी डावर ने। नाम लिख देते हैं,
कवासजी डावर ने पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना किया था? बम्बई में। अगर आपसे पूछे कपास का जो जन्मभूमि है किस देश को माना जाता है, तो भारत को माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में भी सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण मिलता है। कपास को यूनानी लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सिंडोन। कपास को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते हैं, तो सिंडोन के नाम से पुकारते हैं। तो अगर आपसे पूछे सिंडोन क्या है, तो ये कपास ही है। आगे देखिए, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। बताइए, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? तो इसका सही जवाब है 1959 में। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? और सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यानी कि DPSP की बात करें तो भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? तो भारत ने लिया है आयरलैंड देश के संविधान से, और ये हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन आयरलैंड ने ये जो DPSP है वो कहाँ से लिया है? तो याद रखिएगा स्पेन देश के संविधान से। यानी कि आयरलैंड ने लिया है स्पेन से और फिर हमने लिया है आयरलैंड से। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग आंसर बताइए। निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान बताया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मुनरो ने। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, किसके अनुसार प्रधानमंत्री जो है सूर्य के समान है, ये किसने कहा था? तो जेनिंग्स आइवर ने। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया है जेनिंग्स, पूरा नाम है जेनिंग्स आइवर। इसके अनुसार प्रधानमंत्री जो है सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। ये कथन किसका है? तो जेनिंग्स आइवर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत माता कविता किस कवि की रचना है? चलिए बताइए, भारत माता जो कविता है किस कवि की रचना है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो संधि के बारे में भी आपको डिटेल्स में बता चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, ठीक है, वृद्धि संधि, सब डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिए, किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उपहास करना। क्या? उपहास करना। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो 17.5% आबादी, ठीक है, ये भारत में निवास करती है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, विश्व के भूमि का कितना प्रतिशत भूमि भारत में है? तो 2.42% जो भूमि है ये भारत में है विश्व के भूमि का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बिल्कुल आपके सिलेबस पर है, देख सकते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? सही जवाब है कार्बोनरी, ठीक है, कार्बोनरी संगठन से मेजनी का संबंध था। मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था, ठीक है, 22 जून 1805 को, और मृत्यु 1872 को। मेजनी की बात करें तो यंग इटली नामक जो संस्था है इसकी स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने ही किया था 1831 में। तो अगर आपसे पूछे यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था 1834 में, ठीक। यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना किया था मेजनी ने।
चलिए आगे देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? 10th क्लास का क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका सही जवाब है नाविक था। क्या था? नाविक। और गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो 1807 में गैरीबाल्डी का जन्म होता है और 1882 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गैरीबाल्डी की जो जीवनी है वो किसने लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी। चलिए अगला क्वेश्चन, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हो रहा है। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में रचिन रविंद्र को, किसे? रचिंद्र रविंद्र को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन हुआ था। कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। ठीक है, 9वां संस्करण था। आगे देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है 5वां। ठीक है, 5वां, डायरेक्ट याद रखिएगा, 5वां। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? तो साथियों, गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। डी ऑप्शन आपका सही है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था। आगे देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र भी बोला जाता है और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोला जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसके जनक कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। यहाँ पर केवल ध्यान से सुनिए, बाकी आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। और अगर पूछे जो समष्टि अर्थशास्त्र है जिसको वृहद अर्थशास्त्र बोला जाता है उसके जनक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि वृहद अर्थशास्त्र के जनक है। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? और साथियों, अगर आपको डेली इसी तरह से प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है सेशन को शेयर कीजिए। इसका सही जवाब है ब्रेटन वुड्स समझौता। ठीक है, जो कि 1944 में यूएन में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? यूएन में। आगे देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो आप सभी जानते हैं प्रथम कानून मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करें, ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उसमें शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? तो C राजगोपालाचारी को। तो अंतरिम में पूछे C राजगोपालाचारी और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री पूछे तो BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। बलदेव सिंह को क्या बनाया गया था? तो बलदेव सिंह को अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया था। ठीक है, रक्षा मंत्री बनाया गया था। और यहाँ पे SP मुखर्जी लिखा हुआ है यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री बनाए गए थे। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। KM मुंशी की बात करें तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया प्रारूप समिति का सदस्य था KM मुंशी। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर
आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये पॉलिटी क्लास में बता चुके हैं, 2026 तक। ठीक है, 2026 तक रहेगा। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में बता चुके हैं। तो धातुओं की क्रियाशीलता का जो सही क्रम है, यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम दिया हुआ है, एल्युमिनियम, जिंक, ये इसका सही क्रम दिया हुआ है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु पूछे सोना, सोना, ठीक है, सोना सबसे कम है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त अस्कंदन के लिए अनिवार्य है? देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम। अगर आपको नहीं पता है बता देते हैं। सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, इसके बाद आता है सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आता है, जिंक आता है, जिंक के बाद लोहा आता है, इसके बाद फिर आपका आता है पीबी। ठीक है, इस तरह से चलते रहता है। तो ये जो दिया है ऑप्शन ए में, ये सही क्रम है। तो रक्त अस्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है कैल्शियम का आयन, ये पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर Ca++, ठीक है, ये अनिवार्य है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो मनरेगा का नाम पहले नरेगा था, लेकिन नरेगा से मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। सी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है, लगाइए, जीवन का आधारभूत पदार्थ किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य में क्या क्या आता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य द्रव्य, ये मिलकर होता है जीव द्रव्य। ठीक है, और जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक अधिकार है। ये सबसे पहले किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। पूछा जाता है कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक अधिकार है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। जीव द्रव्य में 70 से लेकर 80% तक क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल। माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी जानते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। अच्छा, केंद्रक की खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है रेड में, उससे कम ब्लू, उससे कम येलो, फिर ग्रीन। तो सबसे अधिक इसमें लाल रंग में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, किसमें होगा? लाल रंग में। चलिए आगे देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष वाला भी बताना है और महिला वाला भी, तो दोनों आपको बता देते हैं, याद कर लीजिए। इसका सही जवाब है पुरुष एकल खिताब विजेता है जैनिक सिनर। कौन है? जैनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के। अच्छा, महिला में पूछे, महिला एकल खिताब विजेता कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में? तो मेडिसन कीज, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये महिला में है और ये पुरुष में है। अच्छा, मेडिसन कीज जो है कहाँ की है? तो अमेरिका, USA, और ये जो है इटली के। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का हो गया। अब बताते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का, हो सकता है पूछ ले। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब विजेता कौन थे? तो नाम लिख देते हैं, यही थे, जैनिक सिनर। ठीक है, 2024 और 2025 में दोनों में कौन थे? जैनिक सिनर। लेकिन महिला में कौन था 2024 में? तो महिला में 2024 में था आर्यना सबालेक। नाम लिख देते हैं यहाँ पे, आर्यना सबालेंक, बेलारूस की थी। ये महिला में एकल खिताब विजेता है 2024 में। अच्छा, US ओपन 2024 की बात करें, उसमें कौन है पुरुष एकल खिताब विजेता? तो यही है। तो 3 में हो गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल जैनिक सिनर, 2024 वाला में भी जैनिक सिनर, और US ओपन 2024 वाला में भी कौन है? जैनिक सिनर है। बाकी जो भी क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया, ये सब आपको लिख कर दे देंगे नोट्स में, आप लोग याद कर लीजिएगा। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्लास के लास्ट में अभी आपको बताएंगे नोट्स कहाँ पर मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है जॉर्ज ऑरवेल।
बी ऑप्शन आपका सही है। लियो टॉल्स्टॉय की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है वार एंड पीस। तो वार एंड पीस किसकी पुस्तक है? लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो कई बार ये सब बता चुके हैं, इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। लंदन में है। इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और इंडिया होम रूल सोसाइटी की बात करें तो भारत के बाहर विदेशी धरती पर सबसे पहला क्रांतिकारी संस्था कौन सा था? इंडिया होम रूल सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता? कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, जबकि भांगड़ा क्या है? ये एक लोक नृत्य है। तो ये तीनों शास्त्रीय, ये लोक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्धा पूछे कहाँ का है? तो गिद्धा हो गया, धमान हो गया, ये भी पंजाब के ही लोक नृत्य है। संकेताक्षर NHRC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये मानव अधिकार संबंधित भारत का सर्वोच्च संस्थान है NHRC। इसकी स्थापना 1993 में किया गया था। वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष कौन है? V रामा सुब्रमण्यम। कौन है? V रामा सुब्रमण्यम। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, शी हेल्प्ड मी। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? मी को आगे करेंगे आई होगा, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है तो वाज का इस्तेमाल होगा, आई के साथ वाज। ठीक है, तो आई वाज, उसके बाद हेल्प्ड हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में दिया आई वाज हेल्प्ड बाय हर, बी वाला यहाँ पर सही है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? आंसर है गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में किया था। कब? 1675 में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। 1921 में किया था दयाराम साहनी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, किसके नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था? तो सर जॉन मार्शल। नेतृत्व में पूछे तब आंसर करना है सर जॉन मार्शल। और खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। अच्छा, ए कनिंघम की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे ए कनिंघम। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिंपल क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। बिहार से आप सभी जानते हैं किसने किया था? तो बिहार से किया था किसने? चलिए बताइए आप लोग। तो जगदीशपुर से किया था किसने? वीर कुंवर सिंह ने किया था बिहार के जगदीशपुर से। चलिए आगे देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। सिंपल क्वेश्चन है, कोपरनिकस ने किया था। आगे देखते हैं। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक शब्द में इक प्रत्यय है। कौन सा है? इक। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? तो जैसे ही वाक्य को पढ़ते हैं यहाँ पे दी जम गई नहीं होगा, जम गया, क्योंकि दही आप सभी जानते हैं पुल्लिंग है। तो यहाँ पे लिंग संबंधित क्या है? अशुद्धि है। क्या होगा? कटोरे में दही जम गया होगा, ना कि जम गई। तो ए ऑप्शन सही है। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन ये फिजिक्स से है। 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का एक गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा? दाब आपको निकालना है। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। और यहाँ पर बल का मतलब होता है भार। इस क्वेश्चन में बल का मतलब क्या है? भार। ठीक है, तो भार बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा?
क्षेत्रफल। बोला गया 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का एक गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है, तो टेबल पर रखा हुआ है तो भार है। यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा? तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल यानी कि भार बटे क्षेत्रफल। तो भार का सूत्र क्या होता है? तो भार में m और g दोनों आता है, वेट बराबर mg होता है बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में निकाल लेंगे तो m का मान कितना दिया है? देखिए 10 किलोग्राम दिया है, g का मान 10 मान लेते लगभग होता है 10 के आसपास, और क्षेत्रफल कितना है? तो 2 मीटर भुजा वाला घनाकार लकड़ी है, तो घनाकार लकड़ी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग के आकार का है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 2 मीटर भुजा वाला है तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 100/4 यानी कि 25 इसका आंसर आ जाएगा, 25 न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर। आप सभी जानते हैं दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल भी होता है, और दूसरा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो कौन सी धातु है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीज। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सही सूत्र है? तो C2H2 ये एथाइन का फॉर्मूला है। चलिए, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करें। तो यहाँ पर मिलान करना है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए में है EEG टेस्ट। आप सभी जानते हैं EEG का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले भी आपको बताए थे, ठीक है। तो EEG जो है ये आपका हो जाएगा किससे संबंधित? ये हो जाएगा आपका मस्तिष्क के विद्युत गतिविधि, यानी मस्तिष्क से संबंधित है EEG। एक होता है EEG और एक होता है ECG, ये दोनों बताए थे। तो EEG टेस्ट मस्तिष्क के विद्युत गतिविधि से संबंधित है। स्पायरोमेट्री टेस्ट ये आपका फेफड़ों की कार्यक्षमता से संबंधित है, तो ये एक हो जाएगा। बाकी EMG टेस्ट की बात करें मांसपेशियों की बीमारी से संबंधित है, और एंजियोग्राफी ये आपका हो जाएगा किससे? तो कोरोनरी धमनी रोग, और लास्ट में एक और है कोलोनोस्कोपी, तो ये हो जाएगा आपका आंतों का रोग। तो मिला लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या था। तो A का 3, B का 1, C का 2, यानी 3 1 2 4। देखते हैं 3 1 2 4 ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, 3 1 2 4, ठीक है। EEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। EEG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, ये EEG का फुल फॉर्म है। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, एक तो होना चाहिए चौड़ा आधार, ये बिल्कुल सही है। दूसरा होना चाहिए निचली मंजिल पर अधिक यात्री, 1 और 2, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। तो बोलिए गोली लगेगी या फिर नहीं लगेगी? इसका आंसर याद रखिएगा, निशाने से ऊपर लगेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना लगाता है, तो जैसे ही वो गोली चलाएगा बंदर नीचे कूद जाता है तो गोली निशाने से ऊपर लगेगी। कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो यह है अंतर्द्रव्य जालिका। आगे देखिए, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। डी ऑप्शन सही है।
तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आज के क्लास में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं ये सब आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ चाहिए। इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके मिलेगा और जो छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज नोट्स होता है वो अगर आपको चाहिए ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर इस वाला बैच में, ठीक है। जो आपका बिहार पुलिस का बैच चल रहा था वो अब आपका क्लोज हो गया है, तो जिसने ऑलरेडी बैच को ले लिया है उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको उसी में दिया जा रहा है। तो जो भी बैच नहीं ले सके थे तो ये वाला बैच आप लोग ले सकते हैं, केवल इसमें नोट्स मिलेगा। तो इसका प्राइस भी बहुत ही कम है। कहाँ पर मिलेगा? तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कौन सा? सक्सेस वर्ल्ड MCQ। यहाँ पर देख लीजिए, बता देते हैं क्या करना है। ये वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो 3 बैच आएगा। ऊपर में एक बैच है, सेकंड नंबर पे ये है, तो तीसरा वाला बैच देख लीजिए। यहाँ पर बाय नाउ करके इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। इस बैच को, इसमें आपको मिलेगा स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, क्लास का नोट्स और इम्पोर्टेंट जो छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज नोट्स होता है वो मिल जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा है तो पूरा नोट्स कंप्लीट करना है।